नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों ट्रक ड्राइवर की है। एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम है जितेश। जितेश राजस्थान के रहने वाले हैं और वो ट्रक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब इसी एरिया में चलाया करते थे। लंबी दूरी का सफ़र नहीं करते थे। और जितेश बताते हैं कि जब हम ट्रांसपोर्ट पर आते थे तो ये ज़रूरी नहीं था कि सेम डे में हमें माल मिल जाए। माल के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था। कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी कभी तो हफ्ता दिन लग जाता था। तो चलिए आज चलते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों मेरा नाम जितेश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र करीब 25-26 साल। शादी अभी हुई नहीं थी और अभी 2-3 साल उम्मीद भी नहीं थी, जैसा मेरा घर का हालात था। और साल था 2010। मैं ट्रक ड्राइवरी लगभग 5 साल से कर रहा था और वही कमाना खाना, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था, बचता ही नहीं था। चाहे मैं जितना मेहनत कर लूँ, ना जाने क्या मेरे ग्रह भाग खराब चल रही थी, क्या चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और घर के खर्चे तो अलग ही थे। अब मैं बताता हूँ उस रात की कहानी जो उस घटना का शुरुआत हुआ था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आया हुआ था। ट्रक मेरा खाली था और जब ट्रांसपोर्ट ऑफिस में नंबर लगवाया तब उसका मैनेजर बोला कि जितेश, अभी तुम्हें 3-4 दिन तक इंतज़ार करना होगा। तुमसे पहले अभी बहुत सारे ट्रक लाइन में लगे हैं। अब ऐसा ही होता है ऑफिस में, कभी कभी तो जाते ही माल मिल जाता और कभी कभी इंतज़ार करना होता। अब कर क्या सकते थे। अब नंबर मोबाइल का तो उनके पास होता ही था नंबर, और हम गाड़ी का नंबर एक तरह से लिखवा दिए। अब माल तो पता था कि अब उसने बताया था कि 3-4 दिन लगेगा, तब तक हम क्या करें। अब करना क्या था। अब उनकी एक जगह थी, खुली जगह, वहाँ पर ट्रक वगैरह लगते थे, पार्किंग होती थी। ड्राइवर वहाँ पर आराम करते थे। हैंडपम्प था, पानी का व्यवस्था था, रात में बिजली भी थी। तो एक तरह से वो पार्किंग ही था, खुला हुआ पार्किंग। कोई बाउंड्री नहीं, कुछ भी नहीं, बस खुला का खुला था। हाँ, आसपास में पेड़ पौधे जरूर लगे थे और थोड़ी ही दूरी पर एक झुग्गी बस्ती थी। अब हमारा ट्रक जो था अब वहीं खड़ा होता था। तब हमें तो ऑर्डर मिल चुका था कि अभी टाइम लगेगा, 3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है और जल्दी हो गया तो तुम्हें फ़ोन कर दिया जाएगा। मैं अपना ट्रक लेकर के उसी पार्किंग में आ गया था। अब तो मुझे सोना ही था, इंतज़ार करना था और तो कोई काम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक की सफाई कर सकता था, यही मैं कर रहा था। और मैं खाना पीना खुद ही बनाया करता था। मैं पैसे की बचत करता था। होटल में बहुत जब मजबूरी हो तब मैं खाया करता था, नहीं तो खुद अपना खाना बनाना, खुद ही खाना। होटल की तरफ मैं देखता भी नहीं था जब तक कोई मजबूरी ना हो, इमरजेंसी ना पड़े। और उस रात भी मैं सारा दिन तो अपने ट्रक की सफाई वफाई में लगा हुआ था, ट्रक को चमका रहा था। पानी का व्यवस्था था ही, तो मैं सोचा चलो आज ट्रक का ही काम करें, सफाई वफाई करें। और इसके बाद जब शाम हो गई करीब, तो मैं सुस्ताने बैठ गया। और ऐसा नींद लगी ना कि जब मेरा नींद खुला तो रात के 9 बज रहे थे। और मैं उठा क्योंकि भूख भी तो थी, खाना भी तो खाना था। और सोचा कि अब खाना तो बना ही लिया जाए। और इसके बाद मैं सोचा कि आज क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। सब्जी वगैरह, हरा सब्जी था नहीं, दाल वगैरह तो मैं खा खा के थक चुका था। तो सोचा कुछ नॉन वेज ही आज ट्राई किया जाए। अब जोगी बस्ती तो थी,
और उधर शायद दुकान भी होगी, मटन वाला चिकन वाला कोई ना कोई तो होगा। मैं घूमते हुए चला गया। अब वाकई मेरा अंदाज़ा सही निकला। जोगी बस्ती पार करते ही और चिकन का दुकान मिल गया। अब मैं चिकन अपने लिए ले आया। अब लौट आया। आने के बाद बड़े आराम से अपना सब कुछ जो साधन खाना बनाने वाला था ट्रक से निकाला और नीचे ही रोशनी के पास में हम अपना काम करवाई शुरू हो गया खाने बनाने का। और मैं गाने का शौकीन था, तो गाना भी बज रहा था ट्रक में और मैं अपना धुन में था और खाना भी अपना हमारा बन रहा था, रेडी हो रहा था। जब एहसास हुआ कि हमारे आसपास में कोई है, लेकिन अब जिस जगह पर मैं था ना, रात के टाइम, अब कोई ट्रक वाला तो था नहीं, मैं अकेले ही था उस वक्त में। एक पुरानी ट्रक जरूर खड़ा था और काफ़ी दिनों से वो ट्रांसपोर्ट वाला का ही ट्रक था। ना जाने उस ट्रक में क्या खराबी था। मैं जब भी इस जगह पर आता था तो मुझे खड़ा ही मिलता था और उसके अलावा कोई और ट्रक नहीं था। बाकी ट्रक वाले सब लोकल होते थे, अब अपने घर चले जाते थे। दिन के टाइम आकर के पार्किंग में लगा दिया, इंतज़ार करना, चक्कर मिला तो मिला और नहीं तो घर, दूसरे ट्रांसपोर्ट पर तीसरे ट्रांसपोर्ट पर जाते रहते थे। अब मुझे जब एहसास हुआ ना कि मेरे आसपास में कोई घूम रहा है, दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जो गाना बज रहा था और उसको आवाज़ थोड़ा मध्यम किया और इसके बाद मैं अब खाना बना रहा था, लेकिन जब आहट हुई ना कि जैसे मेरे पास से कोई गुजरा है, मुझे हवा का एहसास भी हुआ, जैसे कोई बगल से गुजर जाए तो हल्की फुल्की हवा कपड़ों की से आती है, और वैसे मुझे एहसास हुआ कि कोई ज़रूर गुजरा है। लेकिन जब मैं देखना शुरू किया तो कोई था ही नहीं। मुझे लगा कि अरे नॉर्मल सी बात है, हवा चली होगी। अब मुझे एहसास हुआ कि कोई निकल रहा है, ये कोई डरने वाली बात नहीं। और वैसे मैं बताऊं, मैं भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर था, डरता तो बिल्कुल नहीं था। एक तो नौजुवक था और डर मुझे इन चीज़ों से नहीं लगती थी। फिर खाना बनाना जो शुरू था, स्टोव जल रहा था, चिकन पक रहा था, खुशबू ज़रूर उसकी हवा में फैल रही थी। अब थोड़ी देर हुआ था और तब सामने की पेड़ जहाँ पर वो हैंडपंप लगा हुआ था, और वहाँ पर मुझे एक लड़की, जवान लड़की, मेले कुचैले कपड़ों में ज़रूर थी, सफ़ेद चादर से एक लपेट रखी थी और वो खड़ी दिखाई थी। मैं सोचा झुग्गी बस्ती की है, आ गई होगी पानी वानी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो चापाकल था, अब वहाँ झुग्गी वाले भी कभी कभी पानी भर के ले जाया करते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब काफ़ी देर वो खड़ी रही, मेरा खाने की तरफ उसका निगाह था, मतलब खाने का खुशबू ले रही है, खाने की तरफ ही ध्यान है। अब मैं कभी कभी उसकी तरफ नज़रें उठा कर देख लेता था। मुझे लगता था कि अभी अभी चल जाएगी अपनी झुग्गी बस्ती में। लेकिन जब काफ़ी देर हो गया, मेरा चिकन पक के अब तैयार हो चुका था, स्टोव को मैं बंद कर दिया था और मैं सोचा कि थोड़ी देर के बाद चिकन ठंडा हो जाए और तब मैं खाना शुरू करूँगा। मैं देखा वो लड़की अभी भी उस हैंडपंप के पास जो पेड़ था जिस जगह पर, उसी जगह पर खड़ी हुई अभी भी दिखाई दे रही थी, और निगाहें हमारे खाने की तरफ में, मेरी तरफ में। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला, अरे लड़की इधर आओ, इधर आओ। वो उस जगह से हिली नहीं, वहीं पर वहीं खड़ी रही। जब मैं 2-3 बार बोला, अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, भूखी हो क्या, खाना चाहिए, तब वो मेरी तरफ आने शुरू कर दिया। खाने का जब मैंने नाम लिया ना कि खाना चाहिए, तब वो मेरी तरफ आने लगी। जब पास आई ना तो मैं देखा कि उम्र लगभग 22-23 साल रही होगी। शरीर ठीक ठाक, मतलब कपड़े भी सही जो थे पहन रखे थे, लेकिन मैले कुचले थे। और गजब की बात यह थी कि सफ़ेद चादर उसने ओढ़ रखी थी। गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा क्यों कर रही है वो, ऐसा उसने क्यों किया था?
चादर क्यों ऑर्डर की थी। उस समय तो मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। जब पास आ गई तब मैंने बोला कि भूखी हो, खाना खाना है। तब उसने बोली पहली बार कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दोगे क्या। मैंने बोला हाँ हाँ बैठ जाओ यहाँ पर, तो अभी ये चिकन ठंडा हो रहा है, चिकन खाती हो। उसने झट से सर हिलाया, मतलब खाती हूँ। यानी कि बस थोड़ा देर ठंडा हो जाने दो, और इसके बाद मैं भी खाऊंगा, तुम भी खा लेना। झुग्गी बस्ती में रहती हो क्या। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके जो होठों पर जीभ फेर रही थी, मतलब भूखी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। मैं 2-3 बार पूछा क्या तुम इसी झुग्गी बस्ती में रहती हो। तब उसने एक बार हल्का सा सर हिलाया। हाँ, तब मुझे मालूम हो गया कि इसी झुग्गी बस्ती की है। ये लड़की भूखी है, पेट नहीं भरा इसका। अब उसको जितना मुझे खाना था मैं अपने लिए निकाला, अब बाकी खाना जो भी था उस लड़की को आगे दे दिया कि तुम आराम से भोजन कर लो। वो लड़की थाली लेकर के और उस पेड़ की तरफ जाने लगी। मैं बोला अरे कहाँ जा रही हो, अंधेरे की साइड में, ये यहाँ उजाला है, यहाँ बैठ के खा लो। लेकिन वो रुकी नहीं। मुझे लगा कि शर्मा रही थी मेरे से, और वो पेड़ के पास जा कर के जिस जगह पर वो खड़ी हुई देख रही थी और उसी जगह पर जाके बैठ गई और उल्टी होकर के खाना वो खाने लगी। मैं भी भूखा था तो मैं भी अपना खाना शुरू कर दिया था। संगीत में मेरा ध्यान था, गाना बज रहा था, मैं उस गाने का आनंद ले रहा था। कब वो लड़की आकर के मेरे पास खड़ी हो गई मैं बिल्कुल जान ही नहीं पाया। जब उस लड़की ने बोला कि और है खाना क्या, तब मैंने उसकी तरफ निगाह किया। अब मेरे पास विशेष कोई खाना तो था नहीं, मैं तो एक ही जने के लिए खाना बनाया था, लेकिन खाना काफ़ी होता था। 2-3 रोटी ज़्यादा ही हो जाता था और सब्जी तो ज़्यादा ही हो जाती थी। मैंने बोला नहीं, अब तो नहीं है, अब मेरे पास में ऐसा कुछ खाने का जुगाड़ भी नहीं है। हाँ, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह है, अगर भूख लगी हो तो मैं वो दे देता हूँ। उसने कुछ नहीं बोला। मैं खाना भी ख़त्म कर चुका था और वो बर्तन मेरे पास में ला कर रख दिया था। उसने ऐसा नहीं किया, हैंडपम्प ही था, चाहती तो धो कर भी ला सकती थी, लेकिन जूठा बर्तन मेरे पास ले आकर के उसने पटक दिया था। मैं सोचा कि चलो, अरे इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या करना, झुग्गी बस्ती की लड़की है, इतना दिमाग होता तो ऐसा थोड़ी करती। अब मुझे उस पर दया आ रही थी। मैं समझा कि इसका पेट भरा नहीं है वाकई। हाँ, मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट वगैरह था, इमरजेंसी के लिए हम लोग रखते थे, तो उसमें से कुछ निकाल करके मीठा, हाँ, मैंने उसको दे दिया। और जैसे ही मीठा देखा तो उसकी मुस्कान चेहरे पर आ गई, खुश हो गई। अब फिर उसी पेड़ के पास चली गई और उसको खाने लगी। तब तक मैं बर्तन भाड़ा सब समेट करके और उसी हैंड पर जा कर के और मैं उसको आवाज़ दिया, करे सुनो लड़की, थोड़ा इस हैंड पंप को चला दो ताकि मैं बर्तन को साफ कर लूँ। हाँ, इस बात में वो जल्दी से आ गई और वो हैंड पंप चलाना शुरू कर दिया। मैं अपना बर्तन भाड़ा जो भी था साफ किया। इसके बाद सारा कुछ बटोर करके मैं ट्रक में रखा है और वो लड़की मेरे पीछे पीछे ट्रक तक। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, कम से कम 10:30 पौने 11 हो रहा था। और झुग्गी बस्ती में तो जो भी लाइट वगैरह जल रही थी सब बंद हो चुका था। लोग बाग जो भी थे अपने झुग्गी झोपड़ी में सो रहे थे और आसपास में भी बिल्कुल शांति, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मतलब जो भी लोग थे जहाँ थे अब आराम कर रहे थे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं भी सोचा कि चलो अब खाना पीना तो हो गया, अब केबिन में जा कर के आराम ही करते हैं। अब मैं जब केबिन में चढ़ा तो लड़की नीचे। मैं उससे पूछा कि अब तो तुम जाओ, भोजन तुम्हारा हो गया, तुम्हारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन वो मेरे ट्रक के नीचे खड़ी रही। मैं बार बार बोलता कि देखो तुम जाओ, तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे, खाना तुमने खा लिया ना, अब मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें दूँ, अब जाओ। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। मैं उसको डांटता रहा कि देखो लड़की जात हो, ठीक नहीं है रात के टाइम में, और कोई देखेगा तो मुझे शक भरी निगाह से देखेगा, इसलिए अच्छा है
कि तुम चले जाओ अपनी झुग्गी बस्ती में, अपने घर में जाके आराम करो। मैं जब इतना बोला ना तो शायद मेरी बात को समझ गई और धीरे धीरे वो पेड़ की साइड में जाने लगे। अब मैं सोचा कि अब जा रही है, अब क्या उधर देखना। मैं अपना ट्रक में आकर के और लेट ही गया था। खिड़की खोल रखी थी, गर्मी का टाइम था, हवा भी तो जरूरी थी। दोनों साइड की खिड़की खुली हुई थी। अब मैं अपना आराम से लेटा हुआ था। जितनी जगह थी उसमें पैर पसारने की तो ज़्यादा जगह नहीं होती, लेकिन जैसे तैसे हम लोग ड्राइवर हैं और सो जाते हैं, और वैसे ही मैंने किया था। करीब आधा घंटा मुझे शायद नींद आई होगी और तभी एहसास हुआ कि मेरे केबिन में मेरे अलावा भी कोई है। जब मैं नींद से जागा, आंखें खोला तो वही लड़की मेरे केबिन के अंदर में थी। आई कैसी आ गई भाई? मैं उसको जब नींद से जागा देखा तो मैं डांटना शुरू कर दिया, अरे तुम गई नहीं, अभी तक तुम यहाँ पर हो, ये यहाँ केबिन में कैसे आ गई? जाओ यहाँ से, निकल जाओ। लड़की जाने को तैयार नहीं। मैं उसको डांटी जा रहा था। मुझे डर लग रहा है कि झुग्गी बस्ती है, कोई बवाल खड़ा हो जाए। झुग्गी बस्ती की लड़की है, अब मेरे जब ऐसा हाल हो जाएगा तो मैं तो कहीं के नहीं रहूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरा सेफ रहना चाहता था, लेकिन वो लड़की जाए तब ना। मैं बड़े प्रेम से मैं अब उठ कर बैठ गया और उस लड़की को बोला कि देखो बैठ जाओ, 2 मिनट मेरी बात सुनो। देखो तुम लड़की जात हो और मैं इस जगह पर अकेले हूँ। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा कोई भी दिखेगा ना तो उसको गलत लगेगा। मेरी बदनामी होगी और ख़ास करके तुम्हारी बदनामी होगी। क्या तुम्हें बदनामी बुरा नहीं लगेगा? मैं समझा रहा था उसको और तब वो लड़की हंसने लगी। पहली बार मैंने उसकी खिलखिलाहट सुनी थी। वो जब हंसने लगी तो मैं उसकी तरफ देखने लगा। अरे मैं इसको समझा रहा हूँ और ये मेरी बात सुन कर के हंस रही है। इसमें हंसने वाली क्या, कौन सी बात मैंने बोल दिया? मैंने बोला कि देखो तुम लड़की हो ना, तुम्हें शर्म है ना, लज्जा डर है ना तुम्हें लोगों से? वो हंसते हंसते कहने लगी कि नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी बात सुना ना तो मैं हंस पड़ा, वो भी जोर से, जैसे वो हंसी थी खिलखिला करके। हाँ, हंसते हंसते मैं बोला, अरे वाह क्या बात है, तो आज मुझे आत्मा से मुलाकात हो गई। अरे पागल बनाना किसी और को, मैं आत्मा को कोई विश्वास नहीं करता, न जानता हूँ। अरे तुम लड़की हो, अब मैं तुम समझा रहा हूँ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कितना भी कोशिश किया कि वो अपना झुग्गी बस्ती में चले जाए, अपने घर में चले जाए, लेकिन वो जाए तब ना। वो मेरे साथ बैठी रही उसी जगह पर और बार बार अपने को कहती रही कि मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आत्मा हूँ, एक आत्मा लड़की हूँ। और ऐसे ही बहस होते होते मुझे गुस्सा आ चुका था। मैंने बोला कि अगर तुम आत्मा हो ना तो यहाँ से तुम गायब होकर के मुझे दिखा दो इसी जगह पर। अब मैं तुम्हारा बाँह पकड़ करके बैठा हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा था उस लड़की की बातचीत पर। देखने में बिल्कुल साधारण सी लड़की, हाड़ मांस की बनी हुई आत्मा कैसे हो सकती है? मुझे तो उस पर विश्वास ही नहीं था। मैं जब उसको चैलेंज किया ना, उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं बोला कि तुम अब अपने आप को छुड़ा लो और इस जगह से तुम गायब हो जा, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम आत्मा हो। तब वो लड़की फिर हंसने लगी और फिर हंसते हंसते कहने लगी, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं बोला, जो तुम चाहोगे। अब एक तरह से कंडीशन लग चुका था। उस लड़की के दिल में क्या था मैं नहीं जानता था और मैं उस चीज़ के लिए एग्री हो गया था। और फिर वो लड़की कहने लगी हंसते हुए, अब देखो, अब तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है ना, अब मुझे ढूंढो कि मैं कहाँ पर हूँ। पलक झपकते ही अब वो मेरे बगल से गायब हो चुकी थी। मैं उछल पड़ा अपना सीट पर बैठे बैठे, अरे ये क्या हुआ? लेकिन वो थी ही नहीं, गायब थी। सही मायने में मुझे इतना डर लगा था उस रात को
कि मैंने किसी आत्मा लड़की से बात किया था इतना देर तक, किसी आत्मा लड़की को मैंने खाना खिलाया था, और तब से मैं उसको बहस कर रहा था, डांट रहा था कि तुम अपने घर जाओ, घर जाओ, और वो निकली एक आत्मा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं अभी भी डरा हुआ जरूर था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि ये कोई जादूगरनी है क्या, कोई जादू तो नहीं दिखा गई जैसे जादूगर लोग दिखाते थे। लेकिन मैं डरा हुआ था, और तभी उस लड़की की हंसी सुनाई पड़ी। हंसी उसी जगह पर हंस रही थी, हंसते हंसते बोल रही थी, अब तुम्हें पता लगा कि मैं आत्मा हूं। अब मेरी आवाज एकदम बंद हो गई थी उसके हंसी के आगे, और मैं एकदम डर गया था उस वक्त में। मैं डरते डरते जरूर बोला कि हाँ, मैं मान गया हूं, अब तुम आत्मा हो, अब तुम अपने घर जाओ, जहां से आई हो वहीं चले जाओ, मेरे पास तुम्हारा क्या जरूरत। मैं बेहद डरा हुआ था। मैं समझ गया था कि ये आत्मा चुड़ैल सब एक होती है, ये जिसको दिखाई देती है उसका विनाश ही करती है, उसका एक तरह से बर्बादी शुरू हो जाता है। या तो वो लड़की, आत्मा लड़की जो जिसको देखती है उसको मार देती है, खून पीती है। मैंने ऐसा ही सब कुछ सुना था, इस वजह से मुझे बेहद डर लग रहा था, मैं बेहद डरा हुआ था। लेकिन वो लड़की अभी भी हंस रही थी, हंसते हंसते फिर वो प्रकट सी हो गई उसी जगह पर। वो कहीं गई ही नहीं थी, जिस जगह पर बैठी थी अभी भी उसी जगह पर बैठी हुई थी, उसी पोजीशन में। वाकई में जब उसको देखा ना तो मैं अंदर तक हिल गया था। लेकिन इस बार वो सफ़ेद चादर उसने ओढ़ी हुई नहीं थी, वो सफ़ेद चादर उसके शरीर पर नहीं था। कपड़े सलीके से पहने हुए थे, और यंग थी, जवान थी, और सुंदर भी थी, गजब की सुंदर थी उसके चेहरे पर। और मुझे देख करके उसकी शकल सूरत मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये कभी कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई आत्मा हो सकती है। क्योंकि मैं जानता था कि चुड़ैल, आत्मा, ये लोग बड़े ही खूंखार किस्म के होते हैं, डरावना चेहरा होता है, अलग ही इनका रूप ढंग होता है। लेकिन इस लड़की में ऐसा कोई बात ही नहीं था, ये एक आम लड़की की तरह ही थी। और फिर वो मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर कहने लगी, देखो तुमने प्रॉमिस किया था ना। मैं बोल ही नहीं पा रहा था उसको देख करके, इतना डरा हुआ था। और तब वो कहने लगी, अरे डरो मत। पहली बार उसने मुझको दोस्त बोला था, और बोलने लगी, दोस्त डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ये अपने दिमाग से निकाल दो। मैं बोलने लगा, तुम तो भूत हो ना, तुम आत्मा हो ना, तुम चुड़ैल हो ना। वो फिर हंस पड़ी। वो कहने लगी, मैं ऐसा ऐसा कोई भूत नहीं हूं जो किसी के नुकसान पहुंचाती हूं। मैं तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा लगा, तुमने मुझे खाना खिलाया, भूखे को खाना खिलाया, और तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए तुम्हारे पास मैं रुक गई, नहीं तो मैं किसी के पास रुकती नहीं। अब वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ना जाने क्या जादू था, बस मैं उसकी आंखों में खो गया था। लेकिन तभी वो लड़की बोली, देखो तुमने वादा किया था कि जो मैं कहूँगी वो करोगे। मैं डरते डरते बोला, हाँ किया तो था, क्या करना होगा मुझे। वो कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है दोस्त, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें कोई परेशानी मेरे लिए नहीं उठानी है, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इतना तो कर ही सकते हो। मैं जब उसकी बात सुना तो मैं डर गया कि भाई हमारे ट्रक में कोई लड़की रहे और कोई दूसरा ट्रक वाला कोई और भी देखे तो क्या सोचेगा। मैं कहने लगा, अरे भाई समाज क्या कहेगा, कोई ड्राइवर मेरा जानकार देख लेगा, कोई दोस्त देख लेगा, तब क्या कहेगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी शादी भी तो ऐसे रुक जाएगी। वो कहने लगी, अरे तुम डरो मत दोस्त, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगी, अब तो मेरी बात को मान लो। आखिरकार मैं डरा जरूर था, लेकिन अब उसकी शर्त मुझे माननी पड़ी। ना मानने का दो वजह था। वो लड़की लास्ट में बोली थी कि देखो अगर तुम मुझे अपने पास शरण नहीं दोगे तो मैं
तुम्हारा नुकसान भी कर सकती हूँ। इसलिए मैं डर गया था। नुकसान के मतलब बहुत कुछ कर सकती थी। अब उसकी शर्त भी मैंने मान रखी थी, तो ये काम तो मुझे करना ही था। मैं डरते डरते हाँ बोल दिया। अब एक तरह से उस लड़की, जो लड़की थी, मेरे ट्रक में ही अब रात को रुकी। हम दोनों एक साथ ही रुके थे। अब सुबह भी हुई। सुबह मैं अपना नित्यक्रम के लिए उठा। अब मैंने देखा कि उस ट्रक में, केबिन में, जो लड़की मेरे बगल में थी सोई हुई, अब नहीं है। ना जाने कहाँ चलेगी। तब मैं समझ गया था कि ये आत्मा है और कहीं भी जा सकती है, कभी भी दिख सकती है और कभी ना भी दिख सकती है। लेकिन अंदर में एक घबराहट, एक डर। और उसने एक बात और बोला था कि ये बात किसी और के कान में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम इस बात को किसी दोस्त को, किसी अपने को बताओगे तो तुम नुकसान में आ जाओगे। हाँ, मैं और डर चुका था। अब मैं ये बात को किसी को बता भी तो नहीं सकता था, जैसे उसने बोला था। खैर, वहाँ मुझे 3 दिन 3 रात रुकना पड़ा। अब मुझे माल मिले तब ना इस जगह से जाऊं। और 3 दिन 3 रात वो लड़की रात में मुझे ज़रूर केबिन में आ जाती थी। खाना बनाता था तब भी वो मेरे साथ में रहती थी और मुझे दिखाई देती थी। आसपास में जो लोग आते जाते थे वो शायद देख पाते थे कि नहीं देख पाते थे, मैं बता नहीं सकता था। अगर देखते तो ज़रूर रिएक्शन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। मतलब किसी और की नज़र में वो लड़की बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब एक तरह से मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। अब मुझे जो डर था उस लड़की के बाबत कि लड़की खतरनाक है, अब मेरा कहीं बुरा भला ना कर दे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रही थी। दोस्त की तरह मेरे साथ में रह रही थी, एक दोस्त। और 3 रात 3 दिन मैं उसी जगह पर रहा। इसके बाद मुझे ट्रांसपोर्ट से फ़ोन आ चुका था कि आ जाओ, ट्रक लगा लो फलाने जगह पर, अब माल लोड कर लो, तुम्हें उत्तराखंड जाना है। मैं खुश था बहुत। जैसे ही मुझे मैनेजर का फ़ोन आया ना, तो मैं उछल सा पड़ा था कि चलो इस बला से अब मेरी पीछा छूट जाएगी। मैं इस ना यहाँ रहूँगा इस एरिए में, और ना फिर दोबारा इससे मुलाकात होगी। और मैं खुशी खुशी अपना ट्रक लेकर के चल पड़ा। माल लोड किया, तब तक शाम हो चुका था। आज जब मैं वहाँ से निकला तो रात के 9 बजे। हाँ, मैं अकेले था अब ट्रक में। मुझे पता था कि अब लड़की कहाँ आएगी। उसका अड्डा तो वहीं झुग्गी बस्ती के आसपास, उस पेड़ के पास में, हैंडपंप के पास में वो दिखाई देती थी। मतलब वहीं होगी। अब मेरे ट्रक में थोड़ी आएगी इतना दूर। अब मैं अपने रास्ते पर चलने लगा। ट्रक दौड़ाता रहा। रात के करीब 12 बज रहा था। अब मुझे भूख लग रही थी। अब ये पोजीशन नहीं था कि मैं खाना बनाऊं, क्योंकि अब लेट हो सकता था। मुझे माल अर्जेंट पहुंचाना था। तब मैंने सोचा कि चलो किसी ढाबे पर रुक जाते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करके तब मैं आगे की यात्रा करूंगा। अब वही मैंने किया। मैं एक ढाबे पर रुका। मैं ज़्यादा महंगे ढाबे पर कभी खाना नहीं खाता था। मैं साधारण सा ढाबा ढूंढता था जो कम पैसे में भरपेट भोजन कराते। हाँ, वैसे ही एक ढाबा था साधारण सा। वहाँ कोई भीड़ भाड़, कोई ट्रक वाले बहुत ही कम रुकते थे। अब उस जगह पर मैंने ट्रक रोका। ढाबे वाले भी, अब उसके पास काम नहीं था, वो भी अपने काउंटर पर बैठे ऊँग रहा था। अब आधी रात की बात है। मैं ट्रक जब रोका तब वो उसकी नींद खुली। अब मैं जब उतरा, आप काउंटर पर पहुंचा कि खाना है, तब उसने बोला हाँ हाँ खाना है, क्या खाएंगे। मैंने बोला जो गर्म है और जो ताज़ा है आप वो खिला दीजिए। इसके बाद वो काम में लग गया। मैं भी अपना हाथ पैर धोने के लिए हैंडपंप पर पहुंच गया। हाथ पैर जैसे ही मैं सोचा कि हैंडपंप चलाऊं, एक हाथ से हैंडपंप चलाऊं और फिर अपना पैर को धोऊं, और तब तक हैंडपंप के पास में वही लड़की, दोस्त मेरी, आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं चला रही हूं ना, तुम अपना हाथ पैर धो। आप तो मेरी जैसे इतना डर लगा कि मैं तो उछल ही पड़ा था। मैं एकदम भौचक्का उसकी तरफ देख रहा था। मेरी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी उसको देख करके कि लड़की यहाँ तक आ गई।
वो लड़की मुस्कुरा रही थी मुझे देख करके, और हैंडपंप चला रही थी। अब बोल रही थी कि हाथ पैर धो ना, देखो पानी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मत करो, इसका इस्तेमाल करो, हाथ पैर धो। मैं वाकई में घबरा गया था। मैं डरते हुए कहने लगा, अरे तुम तो वहाँ पर थी ना, तो तुम वहाँ से मेरे यहाँ पर कैसे आ गई? वो बोली कि मैं तुम्हारा पीछा कब छोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ हमेशा, तुम मुझे देख ही नहीं पाए। अब मैं जान चुका था कि ये लड़की वास्तव में बहुत तेज है, ये आत्मा, ये मेरे पीछा हमेशा कर रही है, मेरे साथ ही रह रही है। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे साथ क्यों हो, मैं तो अब दूसरी जगह जा रहा हूँ। तब वो कहने लगी, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करती हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैं उसका मतलब सब कुछ समझ गया था। अब मैंने बोला, देखो मुझे मेरी शादी भी करनी है, अगर इस बात को मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को पता लग गया तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। हाँ, तब वो खोल करके हंसने लगी। अब कहने लगी, अच्छा है तुम्हारी शादी ना हो, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी हमेशा के लिए, मैं तुम्हारी पत्नी बन के रहूँगी। अब तो शरीर में कांप गया था, मेरा पूरा शरीर, ऐसा लगा कि शरीर में खून ही नहीं है, ऐसा मेरा हालत हो गया। मैं कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये काम मत करना, ये काम बिल्कुल मत करना, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? अब जितना तुमने वादा किया था मैंने सब कुछ किया, तो अब तो मुझे बकस दो। वो हंसते हुए कहने लगी, इतना आसान नहीं है, दोस्त मैं बना लिया हूँ, अब इतनी दोस्ती आसानी से मैं तोड़ती नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम मुझे देखो या ना देखो, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ में। और फिर वो कहने लगी कि खाना मुझे भी खाना है, मेरे लिए भी खाना ऑर्डर करो। वाकई में जितना मैं उस रात डरा था, उतना तो उस जो पहली बार मैं उस लड़की को देखा था उतना नहीं डरा था। अब लड़की का कहना मानना था, नहीं तो वो तो कभी मेरे साथ में बुरा कर सकती थी। होटल में गया जी, होटल वाले को जो ऑर्डर किया था अपने लिए खाने के लिए, मैं बोला इतना ही खाना आप और लगा दो। होटल वाला भी आंखें फाड़ करके अब मेरी तरफ देख रहा था कि आदमी पगला तो नहीं गया है, इतना खाना दो आदमी को खाना कैसे खा जाएगा। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने बोला, चाचा बस अब खाना तो दे दो, बाकी मेरा काम है ना, मुझे भूख लगी है, मैं 2-3 थाली और खा जाऊंगा। वो मेरी तरफ देख करके फिर हंसने लगा। अब बोला, अरे साहब मैं तो ऐसे ही देख रहा था, आप जितना खाना खाओ, मुझे क्या एतराज, मुझे तो पैसे से मतलब है। अब मैं दोनों थाली लेकर के चारपाई पर आ गया था, और जैसे ही रखा, अब मैं खाना खा रहा हूँ और वो थाली का भी खाना वो लड़की खा रही है, मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उस ढाबे वाले को नहीं। मुझे इतना अंदाजा जरूर था। हाँ, देखते ही देखते अब मैं भी खा चुका था और वो भी खाना खा चुकी थी, और इसके बाद हम लोग चले थे वहाँ से। अब ऐसे ही लड़की कभी मुझे दिखाई देती थी, कभी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन रात में अक्सर मेरे साथ वो सफ़र करती थी, कंडक्टर सीट पर बैठी हुई, और मुझे अच्छा लगता था एक तरह से कि चलो मेरी दोस्त है, लेकिन मैं डरता था इसलिए कि कहीं मेरे शादी ब्याह में रुकावट ना आ जाए। ये लड़की जैसी बोली है, ऐसे नहीं लगता है कि मेरी शादी ब्याह होने देगी, ऐसी वजह से मैं डरा हुआ था। अब मैं पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये लड़की पीछा छोड़ने की मूड में नहीं थी। अब इस तरह करते करते करीब करीब 1.25 महीने के आसपास बीत चुका था। मैं इस शहर से उस शहर, उस शहर से इस शहर, अब अपना ट्रिप लगाता रहता था, और आखिरकार मुझे अपना घर भी जाना था। घर का भी खैर खबर लेनी थी, पैसा कौड़ी घर पर भी देना था, और उस शाम को मैं अपने घर पहुंचा, ट्रक खड़ा किया और पैसा कौड़ी अपने माता पिता को देना था, अब वो भी दिया। और मेरी सेहत देख कर के मेरे माता पिता कहने लगे कि बेटा पहले से तुम अच्छे दिख रहे हो, हाँ पहले से स्मार्ट भी सुंदर दिख रहे हो, और तुम्हारा हेल्थ भी सही लग रहा है, तो लग रहा है कि तुम वक्त पर खाना खा रहे हो, टाइम पर खाना खा रहे हो। मैंने बोला, हाँ पिताजी ऐसा ही है। मैं बताना चाहता था उस लड़की के बारे में कि मेरे साथ में क्या गुजर रही है, लेकिन मैं डर से अपने माता पिता को बता नहीं पा रहा था।
रात में अकेले कमरे में जो सोया और लड़की मेरे पास में, और वो मुझे चेतावनी दे रही थी कि देखो, ये बात अपने माता पिता से कभी भूल के भी मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं उसकी चेतावनी समझ गया था। अब मैं कहने लगा कि तुमने देखा होगा मैंने कोई बात किया नहीं ना, तो आगे मैं नहीं करूँगा। अब वो मेरे साथ में मेरी पत्नी की तरह अब रह रही थी। ऐसा मुझे अब बिल्कुल लग रहा था कि मेरी ही पत्नी है, और वो भी मेरे घर के अंदर में, एक ही पलंग पर, एक ही घर में। सुबह मैं देर रात तक सोता रहा। नींद जो थी अभी पूरी नहीं हुई थी। बहुत देर तक हम जगे रहे थे और बातचीत कर रहे थे। जब मैं सुबह देर से उठा ना, तो मेरी मम्मी आई और दरवाज़ा पीटने लगी, अरे बेटा उठ जा, काफ़ी देर हो चुका है, उठ जा, मुँह हाथ धो ले, नाश्ता बना रही हूँ। और तब मेरी नींद खुला। मैं उठा और फ्रेश होने लगा। इसके बाद मम्मी चाय नाश्ता रेडी कर रखी थी और चाय नाश्ता परोसते हुए मेरे पास में बैठ गई। हमें सर पर हाथ फेरने लगी, कहने लगी, बेटा तेरी तबीयत ठीक है ना, आजकल सही है ना तेरा? मैंने बोला, हाँ माँ, मुझे क्या हुआ है? तब मेरी माँ कहने लगी, अरे बेटा, रात में किसी लड़की की आवाज़ आ रही तेरे कमरे से। जब मैंने माँ की मुंह से ये बात सुना ना, तो मेरा तो एकदम डर के मारे जैसे कांप गया था कि माँ को कैसे पता चला। मैंने बोला, माँ कौन सी लड़की, कहाँ है लड़की? माँ चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी, बेटा मैं तेरे कमरे के बाहर आकर काफ़ी देर खड़ी रही। हाँ, मुझे एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। हाँ, तुम भी बोल रहे थे उस लड़की के साथ में हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो लड़की कौन है बेटा? अब तो मेरा ऐसा हालत हुआ पड़ा था कि शरीर में काटो तो खून नहीं, एकदम सन्न रह गया था मैं। ये माँ कैसे जान गई भाई? वो लड़की तो किसी को दिखाई नहीं देती थी, ना आवाज़ सुनाई देती थी, तो ये कैसे हो गया? माँ को कैसे पता चल गया? अब मैं माँ को समझाने लगा कि माँ, जरूर तुमको कोई भ्रम हुआ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन माँ अपनी जीत पर अड़ी रही और कहने लगी कि बेटा, मैं अपने कानों से सुनी हूँ, देखी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सुनी हूँ ना, मैं वो तुम भ्रम नहीं बोल सकते। एक बार नहीं, मैं काफ़ी देर तक तुम्हारी बातचीत सुनी हूँ। तुम सच बता बेटा, कौन है लड़की? हाँ, अब वो कहाँ पर है? तू उससे मिलवा तो सही, मैं उसको देखना चाहती हूँ, और तुझे पसंद है तो मैं उसे शादी भी करा दूंगी, लेकिन वो लड़की से तो मिलवा। कहाँ गई लड़की अब? मैं चुपचाप अपनी माँ की शक्ल देख रहा था, डरा हुआ था ही। हाँ, मुझे खौफ था उस लड़की का, आत्मा लड़की का। उसने पहले ही मुझे चेतावनी दे रखी थी कि अगर तुमने मेरी बारे में अपने घर वालों से, चाहे दोस्त से, मित्र से, किसी से बताया तो तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकती हूँ। हाँ, मैं इसलिए डरा हुआ था। लेकिन माँ को कैसे आवाज़ सुनाई पड़ी? आज तक उसको कोई देखा नहीं, आवाज़ नहीं सुना, तो माँ की कान कैसे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ जिद पर अड़ी हुई थी, अब मैं भी जिद पर था। लेकिन माँ कहने लगी, बेटा मैं देख रही हूँ तो किसी मुसीबत में अब फंसने जा रहा है। मुझे आभास हो चुका है। मेरे घर में एक देवी का पूजा होता था, मेरी माँ पूजा करती थी, देवी का परम भक्त थी। हाँ, माँ को थोड़ा बहुत ये जो पूजा पाठ है उसमें थोड़ा बहुत भूत प्रेत की जानकारी भी थी। कोई अड़ोसी पड़ोस में कोई ऐसा कुछ होता था तो झाड़ फूक भी कर दिया करती थी। शायद इसलिए उसको आभास हो गया कि मैं जिस लड़की से रात में बातचीत कर रहा था, वो आवाज़ मम्मी को सुनाई पड़ गई। अब सही मायने में मैं अब अपने आप को छुपा नहीं सका। अब मैं रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बता दिया कि माँ, मैं एक ऐसे लड़की के चंगुल में फंसा हूँ जो एक आत्मा है, और उसने मुझे चेतावनी दिया है कि तू अपने परिवार से, किसी हित मित्र से, किसी से भी बात करेगा तो मैं तुझे नुकसान पहुँचाऊँगी। इसलिए मैं डरा हुआ माँ।
ये लड़की मेरे साथ में हमेशा रहती है। रात के टाइम मुझे दिखाई देती है, दिन में कभी नहीं। और रात को सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को नहीं। माँ मेरी बात जो सुनी ना, एकदम शांत हो गई और आंखें बंद कर ली। अब फिर आंखें खोली तो कहने लगी कि बेटा, मुझे पता चल गया था, जब तू आया था ना, तब मैं तेरे चेहरे से, तेरे शरीर से देख करके आभास लगा चुकी थी। अब मैं तेरे कमरे के पास जब गुजर रही थी और तभी तेरा और उस लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ा था। अब तो बेटा डर मत, तू अपने घर में है और देवी माँ के शरण में है। देवी माँ भला करेगी। उस आत्मा के चंगुल से मैं तुझे जरूर छुड़ाऊंगी। लेकिन तुझे 3 दिन तक कहीं जाना नहीं है। 3 दिन तक कोई काम नहीं करना है, घर में ही रहना है। और इसके बाद मेरी माँ ने देवी माँ का पूजा करना शुरू कर दिया था। दिन में 2 बार मेरे शरीर को झाड़ा लगाती थी, माँ की भक्ति करती थी, पूजा करती थी, प्रसाद चढ़ाती थी। 3 दिन तक ऐसे ही उसने किया। और जैसे ही ये काम का शुरुआत हुआ, वो लड़की मुझे अब दिखाई नहीं देती थी। रात के टाइम में भी वो नज़र नहीं आती थी। और मुझे विश्वास होने लगा कि माँ जो कर रही हैं उसमें शक्ति है। और 3 दिन तक पूजा पाठ सब कुछ हुआ, मम्मी ने झाड़ लगाया। और इसके बाद बोली, बेटा अब वो तेरे नज़दीक कभी नहीं आएगी। माँ ने उसको अपने साथ ले गई है, माँ ने उसको पकड़ लिया है, उस आत्मा को। अब माँ के गिरफ्त में है, वो तेरे को सताने कभी नहीं आएगी। आज सही मायने में वो आत्मा उसके बाद मुझे नज़र नहीं आई। और इसके बाद 1 साल के बाद मेरी शादी हो चुकी थी। और मैं ये बात अपनी पत्नी को बताया था कि देखो, मेरे साथ में ऐसे ऐसी खेल हुआ था उस आत्मा लड़की के साथ में। मेरी पत्नी तो शुरू में लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात सुनकर हंसती थी, कहती थी कि बुलाओ ना उसको, मैं भी मिलना चाहती हूँ अपने सौतन से। कैसी है, मेरे से अच्छी है क्या? हाँ, तब मैं मजाक में बोलता था, हाँ तुमसे तो लाख गुना सुंदर थी। और मैं हंस पड़ता था, साथ में वो हंस पड़ती थी। लेकिन उसको आज तक नहीं मालूम हुआ कि मैं मजाक करता हूँ या फिर वास्तविक ऐसा मेरे साथ में घटा था। आज भी एक तरह के वो मजाक ही समझती है। तो दोस्तों, ये थी जितेश जी की अपनी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कहानी को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसे ही रोचक घटना, एक रोचक कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।